नमस्कार। चलिए आज भारत की प्राकृतिक दुनिया के एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो जमीन के नीचे से शुरू होकर आसमान तक पहुंचता है। हम समझेंगे कि कैसे भारत की मिट्टी, यहाँ के जंगल और वन्य जीव एक दूसरे से एक अनोखे रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर भारत की जमीन, जंगल और जानवर आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है जमीन के नीचे छिपे जीवन से, और ये हमें भारत के सबसे शानदार जानवरों तक ले जाती है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी नींव से होती है। और भारत के जंगलों और वन्यजीवों की कहानी की नींव क्या है? वो है यहाँ की मिट्टी। तो मिट्टी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ धूल या कीचड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे आप पृथ्वी की एक जीती जागती त्वचा समझिए। एक ऐसी परत जिसमें जिंदगी पनपती है और जो हर पेड़ पौधे और जीव जंतु का आधार है। और इस जीती जागती त्वचा का सबसे जादुई हिस्सा है ह्यूमस। इसे मिट्टी का सुपरफूड भी कह सकते हैं। होता क्या है कि जब जंगल में पत्तियां और टहनियां गिरकर सड़ती हैं तो वो इस काले पोषक तत्वों से भरे पदार्थ में बदल जाती हैं। यही ह्यूमस है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसके बिना भारत के ये जो घने जंगल हम देखते हैं ना, शायद होते ही नहीं। अच्छा, अब जब हमने नींव को समझ लिया है तो चलिए भारत के विशाल और उपजाऊ दिल यानी कि इसके हृदय स्थल की ओर बढ़ते हैं। और इसकी शुरुआत होती है उत्तर के मैदानों से। भारत के उत्तरी मैदानों में हमें मिलती है जलोढ़ मृदा। जरा सोचिए, हजारों सालों से हिमालय की नदियां अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ गाद बहाकर ला रही हैं। यही गाद जब जमा होती है तो दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक बनती है, जो असल में भारत के अन्न भंडार का आधार है। अब उत्तर से सीधा दक्षिण की ओर चलते हैं, दक्कन के पठार पर। यहाँ की मिट्टी की कहानी नदियों ने नहीं बल्कि ज्वालामुखियों ने लिखी है। लाखों साल पहले जो लावा बहा था, उसी के ठंडा होने और टूटने से ये काली मिट्टी बनी है, जिसे रेग्यूर भी कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये नमी को बहुत अच्छे से सोख कर रखती है, और यही गुण इसे कपास उगाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी बनाता है। तो देखा आपने, इन दोनों मिट्टियों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है नदियों की लाई जलोढ़ मिट्टी जो उत्तर भारत को अन्न का कटोरा बनाती है, और दूसरी तरफ है ज्वालामुखियों से बनी काली मिट्टी जो महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की खेती का आधार है। दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां, दो बिल्कुल अलग अलग फसलें। यही तो है भारत की मिट्टी की असली विविधता। वैसे इसी पठारी इलाके में हमें लाल पीली मिट्टी भी मिलती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये थोड़ी सूखी और कम उपजाऊ होती है, लेकिन हाँ, सही सिंचाई और थोड़ी देखभाल से ये मिट्टी भी सोना उगल सकती है। चलिए अब हम भारत के मैदानी इलाकों से निकलकर इसके किनारों की ओर बढ़ेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तान और नमकीन तटों तक देखते हैं कि इन मुश्किल इलाकों में मिट्टी अपना रूप कैसे बदलती है। हिमालय की ऊंचाइयों पर मिट्टी की परत ढलानों पर काफी पतली होती है। इसी मिट्टी ने ऐसे खास जंगलों को जन्म दिया है जहां चीड़ और देवदार जैसे नुकीले पत्तों वाले पेड़ आसमान को छूते हैं। पहाड़ों की ठंडी हवाओं से अब सीधे रेगिस्तान की तपती रेत पर आते हैं। यहाँ की मिट्टी रेतीली और नमकीन है, जिसमें पानी तो बस नाम मात्र का होता है। ऐसे में यहाँ सिर्फ वही पौधे उग पाते हैं जो इस चुनौती का सामना कर सकें, जैसे कि कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस। अब एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वो मिट्टी के सारे पोषक तत्व ही धोकर बहा ले जाती है। पश्चिमी घाट में बिल्कुल ऐसा ही होता है, और इससे बनती है लैटेराइट मिट्टी। ये सामान्य खेती के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन चाय और कॉफी के बागानों के लिए एकदम परफेक्ट है। हमारी जमीनी यात्रा का आखिरी पड़ाव एक बहुत ही जादुई जगह है, सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ जमीन और समुद्र एक हो जाते हैं, और मिट्टी हमेशा खारे पानी में डूबी रहती है। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में उगते हैं मैंग्रोव के जंगल, जिनकी जड़ें पानी के ऊपर भी सांस ले सकती हैं। ये जंगल न सिर्फ अनोखे हैं, बल्कि सुनामी जैसी आपदाओं से तटों की रक्षा भी करते हैं। तो हमने अलग अलग तरह की मिट्टी से बने घर यानी कि जंगल और मैदान तो देख लिए। अब बारी है इन घरों में रहने वाले शानदार निवासियों से मिलने की, यानी भारत के वन्य जीवों से।
एक जानवर और उसके घर के बीच का रिश्ता कितना खास हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एशियाई शेर। पता है, पूरी दुनिया में ये शानदार जीव सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, गुजरात के गिर के जंगलों में। है ना ये कमाल की बात? और ये कहानी सिर्फ शेरों तक सीमित नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में असम के जंगल एक सींग वाले गैंडों और हाथियों का घर है, तो वहीं हाथियों के बड़े बड़े झुंड दक्षिण में केरल और कर्नाटक के घने जंगलों में भी आज़ादी से घूमते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हर इलाका अपने खास जानवरों को पनाह देता है। इन अद्भुत जीवों की रक्षा के लिए सरकार ने कई संरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, जैसे नेशनल पार्क, जहां शिकार और चराई पर पूरी तरह से रोक होती है। फिर हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहां कुछ नियमों के साथ थोड़ी छूट मिल सकती है। ये सब हमारे वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित घर की तरह हैं। भारत की कहानी सिर्फ यहीं रहने वाले जानवरों तक ही सीमित नहीं है। हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए हजारों प्रवासी पक्षी हजारों मील का सफर तय करके भारत आते हैं। ये अद्भुत सालाना यात्रा दिखाती है कि भारत दुनिया भर के जीवों के लिए कितना अहम है। हमने देखा कि कैसे मिट्टी, जंगल और जानवर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये खूबसूरत रिश्ता बहुत नाजुक भी है। अब बात करते हैं उन खतरों की जो इस विरासत को खत्म कर सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है मृदा अपरदन। आसान भाषा में कहें तो जब हवा या पानी जमीन की उपजाऊ ऊपरी परत को उड़ाकर या बहाकर ले जाता है तो जमीन बंजर होने लगती है। ये उस नींव पर सीधा हमला है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान भी प्रकृति के पास ही है। कैसे? बहुत आसान है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक जाल की तरह कसकर पकड़ लेती हैं। उनकी पत्तियां तेज बारिश की बूंदों की रफ्तार को धीमा कर देती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जंगल ही मिट्टी के सबसे बड़े रक्षक हैं। और हमें इस प्राकृतिक विरासत को क्यों बचाना चाहिए? चलिए इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। दुनिया में पैदा होने वाले हर 10 फलों में से एक फल भारत की इसी उपजाऊ मिट्टी से आता है। जरा सोचिए, ये छोटा सा आंकड़ा हमारी प्राकृतिक संपदा की ताकत को दिखाता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये समझना कि मिट्टी, जंगल और वन्य जीव आपस में कैसे जुड़े हैं, ये तो बस पहला कदम है। असली चुनौती तो ये है कि हम सब मिलकर ये कैसे पक्का करें कि भारत की ये अनमोल प्राकृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे ही बची रहे।